नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स फरवरी 2023 का। तो फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं और जिनका ताल्लुक आपके आने वाली परीक्षाओं से हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब जो है आने वाली सभी परीक्षाओं में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, जीके की दृष्टि से भी, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स अब हमको बहुत ही थॉरोली और बहुत ही डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग एक एक करके जो है जितनी भी इवेंट्स हैं, जितने भी जो है घटनाक्रम हैं, उनको देखेंगे और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इसको भी हम साथ में बात करते चलेंगे, जिससे आप जो है उसको समझ सकें और वहाँ पर जो है आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या नोट्स के फॉर्म में को ले सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, आने वाली परीक्षा की, तो आप हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, एक सुव्यवस्थित तरीके से और एक संपूर्णता के साथ तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे कुछ चयन है, विगत 2 वर्षों में जो चयन हुए हमारे संस्थान से, 2021 की और 2016 की जो है जो समीक्षा अधिकारी की फाइनल रिजल्ट आया था उसके जो है परिणाम है। उसके अलावा लोअर पीसीएस में कई सारे सिलेक्शन हुए हैं और बाकी अन्य एग्ज़ाम्स में भी हुए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, गाइडेंस मिलता है, प्री मेंस की तैयारी आपको एक साथ कराई जाती है। तो सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए ये हमारा संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 9506742546। इस पर RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर आप भेज दीजिए और आपको रिप्लाई में जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से बता दी जाएंगी कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो यूपी PCS और RO दोनों ही प्रीलिम्स के लिए हमने सबसे बड़ी आज तक की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और इसमें जो है सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज, विषयवार और उसके अलावा जो है फुल टेस्ट, करंट अफेयर, सारे ही तरह के टेस्ट का समावेश किया गया है, चाहे वो RO के लिए, चाहे वो PCS के लिए। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये शेड्यूल्ड तरीके से चलेगा। हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक एक टेस्ट ओपन होता जाएगा, आप ऐप के माध्यम से टेस्ट दे पाएंगे। उसके बाद जो है आप उसकी सॉल्व्ड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को, और उसको प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं और वो अपने आप में एक नोट्स का भी काम करेगा, क्योंकि उसमें संपूर्ण व्याख्या उस प्रश्न की दी होती है। और इस तरह से जब आप सभी टेस्टों को, लगभग 47-48 टेस्ट आपको मिलेंगे, लगभग 4500 से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको व्याख्या सहित आप पढ़ेंगे, तो आपके एग्ज़ाम तक जो है आपकी एक बहुत ही बेहतर तैयारी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप RO का टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो RO 2023 टेस्ट लिखकर इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। अगर आप PCS का टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर जो है आपको PCS टेस्ट 2023 लिखकर भेजना है और सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है आज का जो हमारा विषय है वो है नीदरलैंड्स के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ही प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जिसके सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना होगी। बाकी डिटेल तो बाद की है, जो प्रश्न है वो आपका सीधा यही बन सकता है इससे। तो आपको याद रखना होगा कि नीदरलैंड के सहयोग से ये बनेगा। इसके लिए MOU किया जा चुका है। MOU का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, मेमोरेंडम ऑफ यूनियन, और ये साइन हो चुका है। 600 करोड़ रुपए का MOU हुआ है। सेकेंड नंबर पर ये बात महत्वपूर्ण है कि ये MOU कितने का हुआ है। हालांकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अल्प, बहुत ही न्यून होती हैं। इसके अलावा सिंगापुर के सहयोग से 8500 करोड़ रुपए का निवेश तथा कनाडा की कंपनियों के साथ 1200 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। तो ये भी जो है कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
निवेश की ही, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स समिट 2023 का जो है संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो निवेश से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कौन सा देश किस सेक्टर में निवेश करेगा, क्या विशेषकर उसका पर्पज होगा, कितने करोड़ का या कितनी धनराशि का एमओयू हुआ है, इस तरह के प्रश्न बहुत संभावित हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आदित्य बिरला समूह जो कि उत्तर भारत की ही कंपनी है, 25,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। अब ये क्षेत्र कौन से हैं? सीमेंट, मेटल, केमिकल, फाइनेंस सर्विसेज और अक्षय ऊर्जा, यानी जो है जो नवकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो है उसमें ये निवेश किया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ये समूह कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। स्विंग स्टैंड से हवाई सेवा में होगी समय की बचत। ये स्विंग स्टैंड क्या है और ये कहाँ बनने जा रहा है? तो स्विंग स्टैंड जो है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कहा जा रहा है कि भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा अपने तरीके का, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्विंग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध होगी। स्विंग स्टैंड का क्या मतलब होता है? इसका जो सीधा सा अर्थ है, जो बहुत अगर टेक्निकल उसमें ना जाएं, एक साथ घरेलू यानी एक ही स्टैंड से घरेलू यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों की ही स्थिति में बदलाव किए बगैर उड़ान भरी जा सकती है। अगर आप कभी हवाई यात्रा करने जाते हैं तो आपने देखा होगा डोमेस्टिक जो है जो टर्मिनल होता है वो अलग होता है, वहाँ पर जो जहाज या वायुयान खड़े होते हैं वो डोमेस्टिक यात्रा के लिए होते हैं, और इंटरनेशनल टर्मिनल जो है वहाँ पर अलग होता है। लेकिन स्विंग स्टैंड का मतलब ही यही है कि एक ही जगह पर डोमेस्टिक एयरलाइंस के विमान और इंटरनेशनल एयरलाइन के विमान एक साथ खड़े होंगे, और जिसको जहां उड़ना है वहां से उड़ने की उसको सुविधा वहां पर मिल जाएगी। बाकी इसमें जो है कुछ बहुत खास नहीं है, ये जो चीज़ें इसमें आपको समझनी चाहिए थी इतना जो है पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस का उपचार खोज निकाला है। अभी ध्यान होगा कोरोना बीते हुए बहुत समय नहीं हुआ है, अभी भी सभी के अंदर वो दहशत का माहौल अभी भी सबको याद होगा। और जब कोरोना अपने अवसान पे था, कोरोना केसेज कम होने लगे थे, उस समय एक नया जो है प्रकोप शुरू हुआ था जिसको हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। और ये ब्लैक फंगस जो है शरीर में, खासकर मुंह में, आँख में, नाक में, इसके संक्रमण से कई सारी मौतें हो रही थी, क्योंकि इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो इसकी मृत्यु दर थी, वो बहुत ज़्यादा थी, जो है कोरोना से भी ज़्यादा भयानक। केवल मॉर्टेलिटी रेट के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा थी, और बहुत सारे लोग जो है इसकी वजह से भी, इसके संक्रमण की वजह से उस समय काल के गाल में समा गए थे। तो एएमयू के विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस को मात देने के लिए गोल्ड सेलेनाइड नैनो पार्टिकल तैयार किया है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है लेकिन इसको अच्छे से याद रखिएगा, गोल्ड सेलेनाइड नैनो पार्टिकल। इस पार्टिकल का उपयोग करने से ब्लैक फंगस की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसका शरीर पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका साइज भी यहाँ बताया गया है, जो कि आपको सामान्य जानकारी के लिए ज़रूरत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये 52 नैनोमीटर साइज के होने के कारण पार्टिकल किडनी से फिल्टर होकर आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये शरीर में चूंकि रुकेगा नहीं तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होगा। और ब्लैक फंगस डिजीज जो है इसको म्यूकोमिटेटस नामक जो है फंजाई से या कवक के द्वारा ये होता है, जो प्रकृति में साधारण रूप से भी मौजूद है। ये ऐसा नहीं कि एकदम से कहीं से आ जाता है, ये हर जगह मौजूद भी है, लेकिन इसकी संक्रमण की कुछ दशाएं हैं। खासकर जब कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है और बहुत समय तक उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है, तो वहाँ पर जो है जिस सिस्टम से, जो नली से ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है और कुछ इक्विपमेंट होते हैं आईसीयू के,
उनमें ब्लैक फंगस के पनपने के लिए ज़्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि ये सब जो है हम लोगों ने कोरोना काल में देखा भी है, सुना भी है, अनुभव भी किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी देश में रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। उसमें बताया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं पूरे विश्व में की अपेक्षा। पहली चीज़ तो भारत के संबंध में हो गई। दूसरी चीज़ है कि भारत में जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये रिपोर्ट निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाली रिपोर्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं, चाहे हम राइड करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो हमको हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं तो हमको सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। साथ में एक स्पीड लिमिट है हर जगह की, उस स्पीड लिमिट के अंतर्गत जो है बहुत ही सावधानी से हमको गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं और भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस समय सरकारी नौकरी के प्रति जो है डॉक्टरों का रुझान लगातार कम हो रहा है, क्योंकि चूँकि अगर कोई सरकारी डॉक्टर है तो उसके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस करना मना होता है, जैसा कि यूपी का रूल है। बाकी जगह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं, चूँकि विशेषज्ञ होते हैं, उनको लगता है कि वो अगर प्राइवेट अपने नर्सिंग होम में या अपनी इंडिपेंडेंट क्लिनिक चलाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्न भी कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों की सेवा भी कर पाएंगे। दोनों ही चीज़ें मन में रहती हैं। तो सरकारी नौकरी के प्रति उनका रुझान कम होता है और सरकारी नौकरी में चूँकि उनके ऊपर दबाव होते हैं कई तरह से, तो वो जो है सरकारी नौकरी में आना नहीं चाहते हैं। लोक सेवा आयोग बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है, उनमें लोगों का सिलेक्शन भी होता है डॉक्टर्स का, लेकिन ज्वाइनिंग करने में मुश्किल से 50% 25% डॉक्टर्स ही ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है NRHM के अंतर्गत कि डॉक्टर जो है अपनी नौकरी के लिए बोली लगा सकेंगे और ये बोली जो है 5 लाख अधिकतम होगी। मतलब अधिकतम सैलरी 5 लाख होगी। मान लीजिए 4 पोस्ट निकाली गई किसी एक विशेषज्ञता के लिए, मान लीजिए एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए यूपी गवर्नमेंट को और 4 पोस्टें हैं, तो अधिकतम 5 लाख की बोली लगाई जा सकती है और जो न्यूनतम बोली लगाएगा उसको वो नौकरी दे दी जाएगी। यानी यहाँ पर एक अवसर दिया जा रहा है कि आप जो है अपनी सैलरी खुद डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 4 वैकेंसी है, 10 लोगों ने बोली लगाई, जो 10 लोगों ने न्यूनतम बोली लगाई होगी उनको जो है नौकरी पर रख लिया जाएगा। तो ये भी जो है एक नया तरीका निकाला गया है डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी की तरफ जो है आकर्षित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगरा में एक रेलवे स्टेशन है जिसको बाह रेलवे स्टेशन कहते हैं, उसका नामकरण किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। इनको भारत रत्न से सम्मानित हैं तो उनके नाम के आगे भारत रत्न लगाना भी आवश्यक है। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है आगरा का बाह रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में 2021 के विश्व भारती पुरस्कारों की घोषणा की गई है। बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा ये घोषणा की गई है और ये पुरस्कार 2021 का है, हालांकि 2023 में इसकी घोषणा हुई है। तो प्रतापगढ़ के प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष, इनका जो है जो प्रचलित नेम है वो पीयूष है। इनको महर्षि वाल्मीकि व लखनऊ की डॉक्टर नवलता को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो सबसे मुख्य पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, उसके लिए प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को चुना गया है। विश्व भारती पुरस्कार की जो राशि होती है वो 5 लाख रुपए, 5,01,000 रुपए सॉरी, और शेष जो है दोनों के लिए 1,01,000। जो ये वाले पुरस्कार हैं वाल्मीकि और जो है महर्षि व्यास पुरस्कार,
उसमें जो है 1,01,000 रुपया पुरस्कार राशि होती है। चलिए आगे बढ़ें। एल्युमिनियम के कोच अब बनेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है उनके लिए, और ये बनाया जाएगा यूपी में, बस इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को का जो कारखाना है, एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री है या यूनिट है, वो वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कोच बनाएगी। और एल्युमिनियम के कोच का फ़ायदा क्या होता है, वर्तमान कोचों की तुलना में हल्के होते हैं और उनकी जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो कम आती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खोले जाएंगे, जो स्पेशली संस्कृत जहाँ पर पढ़ाई जाएगी, बाकी विषय भी रहेंगे लेकिन संस्कृत को वो डिवोटेड होंगे। तो राज्य सरकार प्रदेश भर में 2 दर्जन से अधिक राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज खोलेगी। अभी प्रदेश में मात्र 2 राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज हैं, एक भदोही में, दूसरा चंदौली, एक भदोही दूसरा चंदौली जिले में है। आगे बढ़ते हैं। परिवार रजिस्टर और परिवार आईडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने योग्य प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये नई योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। परिवार आईडी के लिए पोर्टल तैयार कर दिया गया है। हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना पर, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा भी की गई थी इसकी, उसके लिए काम चल रहा है। तो उसके लिए परिवार आईडी, एक परिवार पहचान, ये बनाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है ऑनलाइन। ये यहाँ पर लिखा है familyid.up.gov.in, इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब ये करेगा क्या, इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी। जिस तरह से हमारी आधार आईडी होती है, उसी तरह से सभी की एक फैमिली आईडी होगी, हर फैमिली की, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस भी बन जाएगा। और ये डेटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के प्रबंधन, क्योंकि जब इस तरह बन जाएगा तो मान लीजिए बीपीएल परिवार हैं, एपीएल परिवार हैं, जैसे भी परिवार हैं, तो उनके लिए जो योजनाएं आएंगी वो मिलेगा। साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर परिवार में कम से कम एक वयस्क व्यक्ति के पास रोजगार जरूर हो। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री खुलने जा रही है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं उद्योग पर आधारित, कि फलानी फैक्ट्री कहाँ है, जैसे अभी हमने पढ़ा हिंडाल्को रेणुकूट में है, एल्युमिनियम की वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री कहाँ खुलेगी, ये खुलेगी ग्रेटर नोएडा में। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कंपनी होगी ये खोलेगी इसको और इससे 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। कंपनी 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर हर साल बनाएगी। अगला है, अमेरिका जैसी उत्तर प्रदेश की सड़कों को बनाने के लिए कई सारी परियोजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। नितिन गडकरी जी भी आए थे अभी हाल ही में, उन्होंने भी इसकी घोषणा की गई है। तो 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका के टक्कर की हो जाएंगी। और 2023 से 24 तक करीब 1 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ की लागत से 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना आप जानते हैं, तो पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उच्चीकृत करने के लिए चिन्हित किया गया है। तो कितने स्कूल इसमें चिन्हित हुए हैं अभी? 1753 स्कूल चिन्हित हुए हैं। पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, जरूरी है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का फुल फॉर्म है। अब ये स्कूल होते क्या है जिनको उच्चीकृत किया जाता है? इसमें ऐसे स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाती है, डिजिटल बोर्ड वगैरह, पुस्तकालय होना चाहिए, कौशल प्रयोगशाला होगी, कंप्यूटर लैब होगी, खेल का मैदान होगा, साइंस की लैब होगी। तो ये सारी सुविधाएं होंगी। यानी कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जैसे आधुनिक प्राइवेट स्कूल होते हैं जहाँ पर इस तरह की सारी सुविधाएं होती हैं, लाइब्रेरी की, हर तरह के लैब की, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस, तो ये सब वहाँ पर होंगी। आगे बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश में जितनी भी ब्रॉडगेज लाइन है अब सभी पर बिजली से ट्रेनें दौड़ेंगी, यानी सभी का विद्युतीकरण जो है पूरा हो जाएगा। और देश के 17 रेलवे जोनों में से 6 का पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने रेलवे ने यह उपलब्धि उत्तर पूर्व के अंतर्गत सुभागपुर पचपेरवा ब्रॉडगेज मार्ग के विद्युतीकरण के साथ पूरा कर लिया है। यानी उत्तर प्रदेश की जो ब्रॉडगेज लाइन है ये 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। यहाँ पर इस जो है खबर का, इस तथ्य का यही मतलब है जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है, एक सर्वेक्षण है, सर्वे है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे 2020-21। इसमें क्या बताया गया है कि देश में सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 32 महाविद्यालय हैं तथा कुल कॉलेज 8111 हैं। तो संख्या याद रखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि सर्वाधिक कॉलेज हैं और कौन से सर्वे में इसको बताया गया है। अभी ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट एक जारी की है भारत सरकार ने। 31 जनवरी तक के जो सभी कार्य हुए हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता के मामले में प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे है, वाराणसी तीसरे नंबर पे। मतलब ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग है। ऑल इंडिया में पूरे भारत में प्रतापगढ़ पहले नंबर का जिला है ग्रामीण स्वच्छता के मामले में, वाराणसी तीसरे नंबर का है। उसके अलावा यूपी का कौन शामिल है? 7वें नंबर पे बिजनौर है, 9वें नंबर पर चित्रकूट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न इससे बन सकता है। उत्तर प्रदेश के 150 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है जिनको वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। और इनका नाम, क्योंकि ये योजना क्या है, अमृत भारत स्टेशन इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अमृत भारत स्टेशन। कितने हैं ये? 150 स्टेशन को उत्तर प्रदेश से चयनित किया गया। पूरे देश में चयनित किए जा रहे हैं, लेकिन हम यूपी का पढ़ रहे हैं तो यूपी में 150 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। आगे बढ़िए। गंगा विलास क्रूज काफ़ी चर्चा में था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको रवाना किया था और ये बांग्लादेश तक की यात्रा पे जाना था और ये अपनी पहली यात्रा पूरी कर चुका है। उसी के बारे में ये फैक्ट है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है ये। इसका नाम है MV गंगा विलास। ये 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ के बोगीबील में पहुंचकर इसने अपनी सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। पूरी यात्रा इसकी 50 दिनों की हुई। 50 दिनों के दौरान रिवर क्रूज ने 5 राज्यों, उसके अलावा एक देश यानी बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से 3200 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और 50 प्रमुख पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया। इसमें जो यात्री सवार थे, ऐसा नहीं है कि यूपी से शुरू हुआ सीधे जाके बांग्लादेश में ही रुका। जितने भी रास्ते में पर्यटन स्थल पड़े, जितने भी प्रमुख शहर पड़े, वहाँ जो है जितने भी पर्यटन के स्थल थे वहाँ पर उनका भ्रमण भी कराया गया। तो ये एक जो है पर्यटन का क्रूज है। अगला पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें लंदन के ट्रांसपोर्ट मॉडल को अपनाने के लिए जो है उसने प्रयास शुरू किया है। इसमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा और वातानुकूलित बसें जो है लंदन के जो मॉडल है, ट्रांसपोर्ट मॉडल, उस पर चलाई जाएंगी। आगरा वाराणसी महानगर जो हैं इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अगले महीने वाराणसी व आगरा महानगरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिल जाएगा। उसके लिए जो है जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर दी गई हैं और ये औपचारिकताओं के बारे में ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। चूँकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे पॉपुलरिटी गेन कर रही है
और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो एक सबसे बड़ी समस्या है उसके चार्जिंग पॉइंट्स की। तो अगर सुलभ तरीके से जगह जगह उसके चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेना पसंद करेंगे। तो उसी के लिए हर 15 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन जो है बनाया जाएगा और 15 से 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। और बस पोर्ट भी बनाए जाएंगे इसके लिए। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एसी एयरपोर्ट की तरह जो है बस पोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो हर जिले में कबाड़ हो चुके वाहन हैं उनके लिए स्क्रैप सेंटर बनेगा, वाहन परीक्षण यूनिट बनेगी, चालक प्रशिक्षण केंद्र व क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। तो ये सब परिवहन विभाग से संबंधित हैं। तो सारी चीज़ों को यहीं पर एक साथ मर्ज कर दिया गया है, जितने भी उसमें फैसले लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में मैंने जो उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक समीक्षा वाला वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है। तो उस सारी जानकारी वहाँ पे देख लीजिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है ऐड करने वाली हैं। इसमें 30 होटल खोले जाएंगे। जापान का एक समूह है, जब नाम याद रखना जरूरी नहीं है, वो खोलेगा। 29,000 करोड़ रुपए का MOU सिंगापुर के उद्यमियों से किया गया है। अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज में भी लुलु मॉल खुलेगा। जैसे लखनऊ में लुलु ग्रुप का एक लुलु मॉल खुला हुआ है जो शायद UAE की कंपनी है उसके द्वारा। उसी तरह से अयोध्या, गोरखपुर व प्रयागराज में इन्वेस्टमेंट होगा। ये सब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में करार हुए हैं। और एलाना ग्रुप 1,000 करोड़ का निवेश करके नोएडा में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। ये तो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर है, वो क्या है? ऑनलाइन टोकन जारी करने में लखनऊ का लोकबंधु अस्पताल प्रथम स्थान पर है। कैसे? लोकबंधु राजनारायण अस्पताल इसका पूरा नाम है। लखनऊ में देश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत OPD पंजीकरण टोकन जारी करने वाला पहला प्रथम स्थान पर अस्पताल है। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश की बात हो रही है। अखिल भारतीय स्तर पर जो है इस अस्पताल ने उपलब्धि हासिल की है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। जलवायु परिवर्तन पर अभी एक रिपोर्ट जारी हुई, उसमें बताया गया है कि सर्वाधिक खतरे वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश व बिहार भी शामिल है। अब ये किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्लाइमेट रिस्क समूह के क्रॉस डिस्पेंसरी इनिशिएटिव के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार बिहार व उत्तर प्रदेश 2050 तक जलवायु परिवर्तन के जोखिम से घिरने में सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्य हैं। जिन 50 राज्यों की सूची जारी की गई है उनमें बिहार 22वें नंबर पे है और उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पे। यानी कि ये क्या है, जितना लोअर देखेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर संभावना, रिस्क ज़्यादा है। इसको ऐसे मत समझिएगा कि ये जो है सेफ है। ये सेफ नहीं, मतलब जितनी रैंक कम है 25वें नंबर पे है यानी बहुत नीचे है। यानी यहाँ पर जो है ज़्यादा खतरा है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने का। 2050 तक का ये आकलन है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर समिट से ही जो है न्यूज़ है, 1500 करोड़ से लखनऊ में एक स्टार्टअप वैली बनाई जाएगी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप वैली कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो आप बता सकते हैं कि लखनऊ में जो है स्टार्टअप वैली बनेगी। अब ये स्टार्टअप वैली की स्थापना जो है कौन करेगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टार्टअप वैली की स्थापना होगी यहाँ पर। इसका नाम रहेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टार्टअप वैली। इसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा हांगकांग की कंपनी आगरा में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी। ये सभी जो है समझौते वहाँ पर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिसकी मुख्यालय नोएडा है, तो गौतम बुद्ध नगर में कई सारी अहम यूनिटें लगेंगी क्योंकि इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोएडा और गौतम बुद्ध नगर वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर लगते हैं। सबसे बड़ा जो डेटा एक्सचेंज, डेटा पार्क बन रहा है वो भी वहाँ पर स्थापित हुआ है। तो प्रमुख औद्योगिक नगर होने के कारण बहुत सारे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले हैं।
यहाँ पर पूरी एक सीरीज है, इसमें से कुछ जो है बड़ी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि 300 करोड़ का निवेश जो है सूर्या ग्लोबल के द्वारा किया जाएगा। एक रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी सुपर ओवरसीज के द्वारा 300 करोड़ से। जाव फूड्स चंदौली में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क और क्लस्टर के लिए 300 करोड़ का निवेश करेगी। इसी तरह से त्रिवेणी इंडस्ट्रीज जो है मुरादाबाद में 300 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी धनराशि के बारे में शायद ही कोई प्रश्न आए जो है कभी। इसके अलावा जो है अब जैसे एसएसआई केबल्स मेरठ में 250 करोड़ की लागत से पीवीसी, पीटीएफई इंसुलेटेड वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। और वाराणसी में उत्तर प्रदेश ई फिलिप फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 250 करोड़ का खर्च करेगी। तो ये सब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और इन्वेस्टर समिट में जो है जो 33,50,000 करोड़ का, ये तो जब समिट चल रहा था तभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज की डेट में सरकार जो भी बता रही है, जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि ये जो है 35 लाख करोड़ से अधिक का जो है इन्वेस्टमेंट का स्वीकृति मतलब प्रपोजल जो है अब तक प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी दशा में 93 लाख नई नौकरियां, नए जॉब्स उत्तर प्रदेश में सृजित होंगे और ये निवेश सभी जिलों में 75 जिलों में होंगे। इसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, खासकर अयोध्या है, बनारस है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो है, जैसे मथुरा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, बनारस है, गोरखपुर, अयोध्या है, तो इनमें भी जो है कई सारे निवेश होंगे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो 1,215 करोड़ रुपए की जो है क्षतिपूर्ति, जिसको रिम्बर्समेंट कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगी। जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में उत्तर प्रदेश को 1,215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का, क्योंकि ये सभी को जो है जितनी भी जो है जीएसटी की क्षति होती है वो मतलब उसकी पूर्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा जो वितरण किया जाता है टैक्स का, उसमें किया जाता है। अब आते हैं हम पद्म पुरस्कारों पर। तो पद्म पुरस्कार देश में बहुत सारे लोगों को मिले हैं। उत्तर प्रदेश से 2-3 शख्सियत हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि उनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, उनको क्यों मिला है और उसके पीछे क्या इंस्पायरेशन है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझते हैं। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, ये एक कॉन्सेप्ट है कि हर खेत पर मेड़ होनी चाहिए और जो मेड़ है उसका उपयोग किस लिए करना चाहिए, उस पर पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, जल संरक्षण की सीख दी जाएगी। तो ये जो है किसने सीख दी, जो पद्म पुरस्कार इस बार भारत सरकार ने दिए हैं उनमें बांदा जिले के पानी के पहरेदार, इनका उपनाम है, वहाँ पर प्रचलित नाम है बांदा के पानी के पहरेदार। जो बांदा वाले लोग हैं वो जरूर जानते होंगे। बांदा के पानी के पहरेदार नाम से प्रसिद्ध हैं उमा शंकर पांडे जी, उनको पद्म पुरस्कार जो है मिला है और जल संरक्षण के लिए ही मिला है। और इन्होंने बुंदेलखंड, चूँकि एक सूखाग्रस्त इलाका माना जाता था अब तक, अभी भी वहाँ काफ़ी हद तक जो है समस्याएं हैं, तो उनके प्रयास से मेड़बंदी यज्ञ को भूदान यज्ञ की भांति जो है बुंदेलखंड में नहीं पूरे देश में जो है स्वीकार किया गया। उन्होंने एक मेड़बंदी यज्ञ कराया, जैसे कि विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन चलाया था, सेम उसी तरह से। तो इससे क्या हुआ, मेड़बंदी से जल संरक्षण को जो है बढ़ावा मिला बुंदेलखंड में, और उसके बाद ये पूरे देश में जो है ये नारा बन गया। फिर उन्होंने एक नारा बुलंद किया जिसको कहा गया खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, और उसकी जो है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी बहुत जो है प्रशंसा की थी। इनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, देखिए 2022-20 ये यहाँ पर लिखे हुए हैं।
और इनको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके की तरफ से भी सम्मान मिला, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। तो श्री उमा शंकर पांडे जी, जिनको बांदा का पानी का पहरेदार कहा जाता है, इनको पद्म पुरस्कार मिला है। जल संरक्षण के लिए मिला है। इन्होंने खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये स्लोगन से जो है मेड़बंदी यज्ञ नाम का जो है एक आंदोलन छिड़ा, जो पूरे देश में प्रचलित हुआ। इसको याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दिलशाद हुसैन साहब हैं मुरादाबाद के, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब ये भारत ही नहीं, विदेशों में भी मेलों और प्रदर्शनियों में पीतल पर बारीक नक्काशी की कला के लिए जो इनका सजीव प्रदर्शन है, इतनी बढ़िया नक्काशी ये करते हैं, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया और उसी वजह से इनको जो है पद्मश्री मिला है इनको। और बाकी बहुत सारी विशेषताएं हैं सब नक्काशी से। इनको ईरान सरकार के निमंत्रण पर भी वहाँ गए थे, वहाँ भी पुरस्कृत किया गया था। कला और शिल्प के क्षेत्र में इनको राष्ट्रपति से पहले भी शिल्प गुरु का पुरस्कार मिल चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विशेषकर इनका नाम याद रखिएगा। और मुरादाबाद के हैं, मुरादाबाद को ऐसे भी पीतल नगरी कहा जाता है। तो पीतल पर बारीक नक्काशी के लिए जो है ये विश्व प्रसिद्ध जो है कलाकार इनको आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ उत्तर प्रदेश के जो है जो नए डेवलपमेंट हैं जो प्रचारित किए जा रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। कुल 1225 किलोमीटर के 6 एक्सप्रेसवे क्रियाशील हैं। बाकी कौन से एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर के हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, 6 जो है बने हुए हैं। इस तरह से जब निर्माणाधीन वाले भी पूरे हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे होंगे। इसी प्रकार जो है फिल्म उद्योग को भी उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। नोएडा में जो है आपने सुना ही होगा, मैंने भी पढ़ाया है कि वहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा 64वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड इसको मिला है। 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 का है उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली अवार्ड मिला था। 2022 में भी मुंबई से उत्तर प्रदेश को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सब फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ विशेष पुरस्कार हैं जो मिले हैं। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है 2020-21 की है शायद ये, उसमें जो है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के मामले, ये रिसेंट रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में सबसे ऊपर है और देश के कुल कृषि क्षेत्र में 11.09% तथा देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश देता है। देश की कुल जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से उत्तर प्रदेश में कुल 12% भूमि है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का योगदान 20% से अधिक है। गेहूं, गन्ना, आम, आलू, दूध सहित अनेक खाद्य उत्पादों में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। 2021 में जो फाइनल डेटा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वो क्या कहता है, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में 619.47 लाख मीट्रिक टन। फल एवं सब्जी का इतना हुआ है, दूध का इतना जो है उत्पादन हुआ है। खैर बहुत विशेष रूप से डेटा ये नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गो पालन, गो संरक्षण को भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है टॉप स्टेट है। उत्तर प्रदेश में 5400 से अधिक गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। इनमें 7.5 लाख और उसके अलावा निराश्रित गोवंश संरक्षित किया जा रहा है। एक योजना भी चलाई गई है जिसमें जो गोवंश को, आवारा गोवंश को या निराश्रित गोवंश को जो पालेगा उसको 900 रुपये प्रतिमाह जो है खर्चे के रूप के लिए दिया जाएगा। गोपालन पर पशुपालकों को धनराशि देने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इसके अलावा कैबिनेट के कई सारे फैसले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने भी
इसकी स्वीकृति दे दी है। पीपीपी मॉडल पर जो है ये किया जाएगा। फिर उसके अलावा जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आपने सुना होगा, बालिका विद्यालय होते हैं। इनमें जो है जो वंचित वर्ग की बेटियां, इनको सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में से 1 फरवरी 2023 से ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके जो है उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये किया जा रहा है। मेट्रो का भी लगातार उत्तर प्रदेश में विस्तार हो रहा है। 5 शहर, जिसमें से लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर में मेट्रो रेल सुविधा देने वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी 5 शहरों में जो है सर्वाधिक जो है दिया जा रहा है। और उसके अलावा 5 और शहरों में मेट्रो रेल सेवा का निर्माण जो है प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। फिर निवेश फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट जो है बना हुआ है उत्तर प्रदेश, जिससे युवाओं को रोजगार ज़्यादा से मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में 25 से ज़्यादा निवेश फ्रेंडली नीतियां संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा एक सिंगल विंडो पोर्टल है जिसको निवेश मित्र कहते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कभी कि ये निवेश मित्र पोर्टल किस सरकार का जो है उद्यमियों के लिए पोर्टल बनाया गया है, तो ये आपको बताना होगा यूपी का है। इससे 553 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अग्रणी एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। तो ये सभी जो है इसके बाद हैं। इसके अलावा पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधा जो है बढ़ी है। सिंचन क्षमता 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की या सिंचन क्षमता यहाँ पर शुरू की गई है या स्थापित कर दी गई है। फिर रोड कनेक्टिविटी की बात अभी हमने पीछे भी की है। 16,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो रेलवे का हो गया। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी 8 राज्यों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से 4 लेन कनेक्टिविटी है। इसमें दिल्ली भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन सड़क तथा हर तहसील व विकासखंड 2 लेन सड़क से जुड़ रहा है। फिर पीएससी की जो 54 कंपनियों का पुनर्गठन किया गया उत्तर प्रदेश में, और इसमें 3 कंपनियां महिलाओं की हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितनी पीएससी बटालियन महिलाओं की है, तो 3 पीएससी बटालियन महिलाओं की हैं। विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। इसके बाद जो है प्रदेश के 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 जनपद जो है वहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हो गई है। 18 रेंज में 18 साइबर थाने स्थापित हैं। ICCC द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था के साथ सेफ सिटी के लिए कार्य संपादित हो रहा है। और ई प्रोसिक्यूशन लागू, प्रोसिक्यूशन मतलब जो अभियोजन विभाग है उसकी वेबसाइट है जिसपे सारे जो है मुकदमों की जो अद्यतन स्थिति है यहाँ पर अपलोड होती है। तो ई प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला भी देश में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने उत्तर प्रदेश का फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा और जो जो एग्ज़ाम में आने वाले संभावित पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके अगर आप देख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने या बार बार जो है PDF पढ़ने या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल रिवीजन से ही जो है वीडियो के आपको जो है ये सारे फैक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।